ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। इस देश को टुकड़ा करने वाला अगर कोई राजनीतिक दल है तो वह भाजपा का पहले से जो संगठन था, जिसको जनसंघ कहा जाता था, आरएसएस कहा जाता है, हिंदू महासभा, उसने इस देश का टुकड़ा किया है। वो पार्टी आरोप लगाती है कन्हैया कुमार के ऊपर टुकड़े टुकड़े का। जिस पार्टी ने इस देश का टुकड़ा किया है, पाकिस्तान आरएसएस वालों ने ही बनवाया है। इतिहास यही है कि आरएसएस वालों ने और जनसंघ वालों ने और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, हिंदू महासभा वालों ने हमेशा अंग्रेज़ों की दलाली की है। कन्हैया कुमार किसी जाति विशेष के नेता नहीं है। जाति विशेष के नेता जो है वो आपको चिराग पासवान है। जाति विशेष के नेता जो है आपको तेजस्वी यादव है। जाति विशेष के नेता जीतन राम मांझी हैं। जाति विशेष के नेता कन्हैया कुमार नहीं है। और कन्हैया कुमार लगातार सरकार के विरोध में जो जन आवाज़ होता है, उस आवाज़ को उठाने का काम उन्होंने किया है लगातार, कंटिन्यूअसली। तो क्या चीनी मिल बंद करने वालों को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी? तो मैं रामसूरत राय जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति खुद एक शराब माफिया हो, जो व्यक्ति खुद रूनी सैदपुर में गरीबों का ज़मीन जबरन हड़पने का कोशिश कर रहा हो और मारने का, जान से मारने का धमकी दे रहा हो, जो व्यक्ति शीशम के लकड़ी का, चोरी के लकड़ी का दलाली करता हो, जो व्यक्ति सुधा के दूध का जो टैंकर आता है उसमें से दूध निकाल करके पानी मिला करके कमीशन खाने का काम करता हो, वह व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाए तो उस बात को हल्के में लिया जाना चाहिए। जितना भी बिहार का विकास उठा करके देख लीजिएगा, बड़ा से बड़ा, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आई हो, या चीनी मिल बना हो, या बड़ा से बड़ा जो भी इंस्टीट्यूट खुला हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुला हो, मेडिकल इंस्टीट्यूट खुला हो, वो सब कांग्रेस के शासन में ही हुआ है। नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। उत्तर बिहार समेत मुजफ्फरपुर में अपने भाषणों से युवाओं के दिलों में जगह बनाने वाले युवा नेता दीनबंधु क्रांतिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम खास बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हम इनसे जो अभी देश दुनिया में तमाम जो राजनीति, जो करवटें जो बदल रहे हैं, इन सब मुद्दों पे इनसे बातचीत करेंगे। और इनका एक हाल ही फिलहाल में इनका जब कन्हैया कुमार जब कांग्रेस ज्वाइन किए थे तो इन्होंने उन्हें बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया था, और इन्होंने किस अंदाज पे और किस तर्क के हिसाब से उन्हें भावी जो है मुख्यमंत्री बिहार का बताया था, इनसे बातचीत करेंगे। और इनसे एक जो हमारा सवाल ये भी है कि अभी जो बिहार में जो राजद में जो दो गुटों में राजद बढ़ता हुआ दिख रहा है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इनको क्या लग रहा है। सबसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। और सबसे पहले आपको एवं आपके दर्शकों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं, और धन्यवाद कि आज आप मुझे बातचीत के लिए बुलाए हैं। आपने कुछ सवाल रखा है कि सबसे पहला सवाल कि हम कन्हैया कुमार जी को कैसे बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। देखिए, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कन्हैया कुमार बिहार में ना कहीं से विधायक है, ना एमएलसी है, ना राज्यसभा है, ना लोकसभा के सांसद हैं। तो स्वाभाविक है लोगों के मन में एक सवाल उठना। देखिए, अभी देश के सामने जो संकट है, बेरोजगारी का, भुखमरी का, महंगाई का, उसमें अगर कोई सबसे मजबूती से प्रखर आवाज़ अगर कोई पार्टी उठा रही है तो वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और कन्हैया कुमार लगातार सरकार के विरोध में जो जन आवाज़ होता है, उस आवाज़ को उठाने का काम उन्होंने किया है लगातार, कंटिन्यूअसली। और उसके बाद आज वह जब कांग्रेस ज्वाइन किए हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और बिहार में 1990 तक, आज़ादी से लेकर के 1990 तक कांग्रेस का शासन रहा है। बीच में कुछ दिनों तक नहीं था, नहीं तो लगातार रहा है शासन। और जितना भी बिहार का विकास उठा करके देख लीजिएगा, बड़ा से बड़ा, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आई हो, या चीनी मिल बना हो, या बड़ा से बड़ा जो भी इंस्टीट्यूट खुला हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुला हो, मेडिकल इंस्टीट्यूट खुला हो, वो सब कांग्रेस के शासन में ही हुआ है। तो निश्चित रूप से कन्हैया कुमार अब कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उनको देखते हैं कि वो मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है।
और मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। अब सवाल ये है कि बिहार में वर्तमान जितने भी युवा नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या चिराग पासवान हो या कन्हैया कुमार जी हों, तो आपका नहीं, बहुत लोगों का सवाल है कि भाई उनके पास तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, न किसी का सपोर्ट है, किसी जाति विशेष जाति समुदाय। नहीं। अब आप देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। कन्हैया कुमार किसी जाति विशेष के नेता नहीं है। जाति विशेष के नेता जो है वो आपको चिराग पासवान है, जाति विशेष के नेता जो है आपको तेजस्वी यादव है, जाति विशेष के नेता जीतन राम मांझी हैं, जाति विशेष के नेता कन्हैया कुमार नहीं है। और किसी न किसी का तो सपोर्ट चाहिए। पहले सुन लीजिए, देखिए 1990 के बाद लगातार 15 वर्षों तक राजद शासन की है इस बिहार पर, और उसके बाद 15 वर्षों तक नीतीश कुमार शासन किए हैं। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्यों कह रहा हूँ कन्हैया कुमार बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। तो ये 15 + 15 30 सालों का शासन रहा है। आज अगर आप बिहार में अगर आज 16 चीनी मिल बंद है जो इन 30 वर्षों में हुआ है, तो क्या चीनी मिल बंद करने वालों को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी या वैसे पार्टी को सत्ता में लाएगी? बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय को आप उठा लीजिए, समय पर डिग्री नहीं मिल पाता है छात्रों को। क्या इन इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने वाले पार्टियों को बिहार की जनता दूसरी बार फिर से सत्ता में लाना चाहेगी? आज बिहार, अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें सरकारी आंकड़ा था कि 48 लाख से ज़्यादा मजदूर बिहार से बाहर पलायन कर गए रोजगार की तलाश में, और लॉकडाउन में बिहार से बाहर जो रह रहे थे वो पैदल घर चल करके आए 2-2 हज़ार किलोमीटर। जो जिन पार्टियों ने 30 वर्षों तक शासन किया है, क्या फिर से बिहार की जनता उन्हीं पार्टियों को सत्ता में लाना चाहेगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और आप बिहार के जितने भी कॉलेज, जितने भी मेडिकल कॉलेज, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां जो बिहार में फैक्ट्री बैठाए, चाहे वो चीनी मिल का हो, जूट मिल का हो, पेपर मिल का हो, आप उठा करके देख लीजिए 1990 से पहले लगा था, और 1990 के बाद लगा नहीं है। बंद होने का काम हुआ है, बंद करने का काम किया गया, लगाने का काम नहीं किया गया। तो इस बात की जिम्मेदारी तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल की भी है कि क्यों बंद हुआ, और इस बात का जिम्मेदारी तो जदयू को और भाजपा को भी लेना पड़ेगा कि क्यों बंद हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिहार का विकास निश्चित रूप से फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में ही हो सकता है, और उसके लिए एक युवा साफ सुथरा नेतृत्व चाहिए। वो कन्हैया कुमार के रूप में है, युवा तुर्क के रूप में है, जिनके पास ज़मीनी मुद्दों की समझ है, ज़मीनी समस्याओं की समझ है। तो निश्चित रूप से बिहार का नेतृत्व वही करेंगे। लेकिन रामसूरत राय का कि ये भी बयान आया है, मतलब वो जो है कन्हैया कुमार को देशद्रोही मानते हैं। देखिए, मैं 2 भागों में इन बातों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं रामसूरत राय जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति खुद एक शराब माफिया हो, जो व्यक्ति खुद रूनी सैदपुर में गरीबों का ज़मीन जबरन हड़पने का कोशिश कर रहा हो और मारने का, जान से मारने का धमकी दे रहा हो, जो व्यक्ति शीशम के लकड़ी का, चोरी के लकड़ी का दलाली करता हो, जो व्यक्ति सुधा के दूध का जो टैंकर आता है उसमें से दूध निकाल करके पानी मिला करके कमीशन खाने का काम करता हो, वह व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाए तो उस बात को हल्के में लिया जाना चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं चलाया करते। ये बात रामसूरत राय जी को समझनी चाहिए। अब आता है कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वही पार्टी चिल्लाती है देशद्रोही, 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 और राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। मैं एक बात आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आप आज़ादी से पहले का इतिहास देख लीजिए। ये टुकड़े टुकड़े बोलते हैं ना, इस देश को टुकड़ा करने वाला अगर कोई राजनीतिक दल है तो वह भाजपा का पहले से जो संगठन था, जिसको जनसंघ कहा जाता था, आरएसएस कहा जाता है, हिंदू महासभा, उसने इस देश का टुकड़ा किया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप आज़ादी से पहले जाइए, पाकिस्तान की मांग करने वाला कौन सा पार्टी था? मुस्लिम लीग था। और आज़ादी से पहले यही जनसंघ वाले और हिंदू महासभा वाले सिंध में और बंगाल में उसी मुस्लिम लीग के साथ
सरकार चलाया करते थे और मुस्लिम लीग इनके साथ सरकार में रह करके अलग देश का मांग करता था, उस वक्त क्या हो गया था? उस वक्त कहाँ ये लोग बोलते थे? और ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। और ये जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वो पार्टी आरोप लगाती है कन्हैया कुमार के ऊपर टुकड़े टुकड़े का। जिस पार्टी ने इस देश का टुकड़ा किया है पाकिस्तान, आरएसएस वालों ने ही बनवाया है। अगर उसने देश में सांप्रदायिक माहौल को नहीं उकेरा होता तो शायद आज देश का बंटवारा नहीं हुआ होता। और आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं, ये कौन सा राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जो गांधी के हत्यारों को पूछते हैं? जिस नाथूराम गोडसे को आरएसएस वाले भाजपा वाले पूछते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1948 में नाथूराम गोडसे को बंदूक चलाना आता था। लेकिन आप इतिहास में कहीं पढ़े हैं कि नाथूराम गोडसे ने कभी किसी अंग्रेज को गोली मारा? कभी किसी अंग्रेज को एक थप्पड़ मारा? कभी आपने सुना है? कभी आपने किसी भी इतिहास में पढ़ा है कि कोई आरएसएस वाला आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित था? हिंदू महासभा वाला आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित था? आपने सुना है किसी अंग्रेज को गोली मारा, किसी अंग्रेज को पीटा? कहीं नहीं। आप देखिएगा, इतिहास यही है कि आरएसएस वालों ने और जनसंघ वालों ने और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, हिंदू महासभा वालों ने हमेशा अंग्रेज़ों की दलाली की है। अच्छा, एक बात और बताइए कि कन्हैया कुमार तो वामपंथी थे, कुछ समय पहले तक उन्हें भाकपा माले में जो है अपना भविष्य दिख रहा था, तो फिर अभी कांग्रेस ज्वाइन करने का क्या मतलब? भाकपा माले नहीं, सीपीआई बोलते हैं। सीपीआई। देखिए एक बात समझिए, कन्हैया कुमार भी इस बात को कहे थे और मैं भी इस बात को कह रहा हूँ कि अभी देश पर जो संकट है, इस देश को सबसे पहले बचाने की ज़रूरत है। देश के संविधान को सबसे पहले बचाने की ज़रूरत है। जब देश ही नहीं बचेगा, जब संविधान ही नहीं बचेगा, तो फिर पार्टियां क्या करेगी? आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज जो 2014 से पहले सिलेंडर 500 से नीचे हुआ करता था, आज हम 950 और 1000 रुपये में ख़रीद रहे हैं। सब्सिडी भी नहीं मिल रहा है। और सब्सिडी भी नहीं मिल रहा है। जो पेट्रोल हम 60-70 रुपये खरीदते थे, आज हम 100 से पार खरीद रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि लोगों का बजट कितना बिगड़ा है महंगाई के कारण। आज पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अभी के समय में है। और अभी देखिए कि इन चीज़ों को ठीक करने के लिए सरकार कहती है कि हम निजीकरण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि हम दो हमारे दो, यानी कि आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि देश में कितनी बड़ी त्रासदी है। मोदी जी अपना अय्याशी करने के लिए एयर इंडिया को बेच रहे हैं, BSNL को बेच रहे हैं, LIC को बेच रहे हैं। इससे न देश को बचाने की ज़रूरत है। और इससे देश को बचाने के लिए एक मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा। और मजबूत संगठन CPI से लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है पूरे देश में, लेकिन कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा विकल्प है। और कांग्रेस कोई आज का लल्लू पंजू वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप अगर भारत की आज़ादी की बात कीजिएगा तो कांग्रेस की बात करना ही पड़ेगा। बिना कांग्रेस का आप आज़ादी की कल्पना नहीं कर सकते थे इस देश में। आज उस पार्टी का बैनर थामे है वो, और वो चाहते हैं, वो नहीं हम सब चाहते हैं, हम सब युवा चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो और इस देश में जो अभी त्रासदी, बेरोजगारी का, महंगाई का, भुखमरी का और लिंचिंग का, जो एक दूसरे समुदाय को लड़ाने का जो माहौल बन चला है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। आप देखिए ना, 100 ग्राम अगर कहीं पे चरस मिल जाए तो उसका संपत्ति जब्त हो जाता है, उस व्यक्ति के ऊपर FIR हो जाता है, हो सकता है आजीवन कारावास हो जाए। और 3000 किलो हीरोइन और चरस पकड़ा रहा है, उसके ऊपर एक FIR तक नहीं हो रहा है। आप अगर मंत्री हैं तो आपका बेटा कानून हाथ में पॉकेट में ले करके नंगा नाच कर सकता है, किसी की भी हत्या कर सकता है। अभी आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में क्या हुआ या हरियाणा में क्या हो रहा है। तो ये जो माहौल बन रहा है कि किसान अगर अपनी आवाज़ उठाए तो उसे खालिस्तानी घोषित कर दो, कोई एक्टिविस्ट अगर अपनी आवाज़ उठाए तो उसे देशद्रोही घोषित कर दो, इससे देश को बचाने की ज़रूरत है। देश का संविधान बचेगा तभी हम लोग बचेंगे, तभी देश बचेगा। इसकी लड़ाई के लिए कन्हैया कुमार कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। हम सब मजबूत कर, मैं भी अभी कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन हम सब मिल करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। ज्वाइन करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। हम ही नहीं करेंगे, हमारे साथ हज़ारों हज़ार उत्तर बिहार के हज़ारों हज़ार युवा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और निश्चित रूप से देश में जो दमनकारी नीति चल रहा है और जो विभाजनकारी जो सरकार है या जो विचारधारा है, उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। कुछ समय पहले तक जैसे लोजपा में
दो गुटों की बात आ रही थी। कहीं ना कहीं अब राजद में भी दो गुट जो है देखने को मिल रहा है। कल जो है रामविलास पासवान का प्रथम पुण्यतिथि जो है उसमें लालू यादव जो है चिराग पक्ष से गए थे, चिराग पक्ष में सम्मिलित हुए थे। वहीं तेज प्रताप यादव जो है पारस गुट से शामिल हुए थे। देखिए, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, मेरी बात समझिएगा पहले। दूसरा क्या है, पारिवारिक जो पार्टी होता है, पारिवारिक मतलब समझ रहे हैं ना, अगर कोई संपत्ति है आपका तो सबसे पहला भारत का संविधान यह कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय संविधान को मानेगा, उसी को पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलेगा। और पॉलिटिकल पार्टी जब रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसमें अपना एक संविधान देती है जिसमें पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया लिखा हुआ रहता है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानते भी हैं और अपने पार्टी में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से राष्ट्रीय जनता दल बना है तब से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही हैं। ये दुर्भाग्य है कि लोजपा जब से बना है तब से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ही थे, और अब हो गया है कि स्वाभाविक बात है ज़मीन का बंटवारा होगा तो दो भाई में लड़ाई होबे करेगा। और दो भाई में जब लड़ाई होगा तो सब अपन अपन खिंचातानी करा, वो करा हम एकर मालिक है, वो करा हम एकर मालिक है, आपस में लोग लड़ रहा है। और एक बात जान लीजिए, जितनी भी पारिवारिक पार्टी है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो लोजपा हो, अगर उसमें एक बाप का दो बेटा होगा तो लड़ाई होना ही होना है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। कुछ दिन पहले मंच से जो है तेज प्रताप यादव खुले मंच से बोले थे कि कुछ लोग हैं पार्टी में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं और लालू यादव को जो है पटना आने नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने पार्टी के ही जो लोग हैं या किसी पे जो तंज कसे थे, निशाना बनाया था किसी को। देखिए, स्वाभाविक बात है कि उनका दर्द भी वास्तविक है, और लालू प्रसाद यादव जी के वो बड़े पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से वह चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले पार्टी में, हमको हमारा हक मिले बड़े भाई के तौर पर। और हमको लगता है कि वो खुले मंच से बोल नहीं पाते, वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन ये बात तेजस्वी जी को मंजूर नहीं है, तो इसीलिए उठापटक चल रहा है। बात यही है, मालिकाना नहीं समझे। जब कोई संपत्ति आपका बबौती संपत्ति रहेगा, यानी कि जो आपका पुश्तैनी संपत्ति रहेगा, तो दो भाई में लड़ाई होबे करता है। वही दो भाई में लड़ाई हो रहा है कि हमर है तो हमर है, इसीलिए दोनों आदमी सरीफुटौल कर रहे हैं। तेज प्रताप जी का मन है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तेजस्वी जी का मन है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसीलिए हो रहा है। अगर राजद को तेज प्रताप यादव और जगदानंद में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनेगी वो? अभी तो हमको लगता है कि जगदा बाबू को चुन रही है वो। तेज प्रताप जी को तो एकदम कम्प्लीटली साइड कर दिया गया, कहाँ माना गया। विधानसभा चुनाव में उनके किसी भी एक परिचित को टिकट नहीं दिया गया, लोकसभा चुनाव में किसी एक परिचित को टिकट नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उनके छात्र राजद के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष आकाश जी, वो भी उनके करीबी थे, उनको भी दरकिनार किया गया। तो उनकी एक बात आप समझ लीजिए, तेज प्रताप जी की राष्ट्रीय जनता दल में कोई वैल्यू नहीं है। शिवानंद तिवारी का बयान भी है कि वो पार्टी से निष्कासित हैं। शिवानंद तिवारी के बात को कौन वैल्यू करता है? कोई वैल्यू करता है? वो तो खाली अपना बेटा के फेर में लगे हुए हैं कि हमारे बेटा का कैसा सेटिंग हो जाए, उनके बात को कोई वैल्यू नहीं करता है। तो तमाम सारी जो बातें हैं, जो राजनीतिक गलियारों में जो सरगर्मियां हैं, जो धीरे धीरे तेज़ भी होती है और कहीं ना कहीं जो उसका उद्देश्य होता है वहाँ तक वो पहुँचते भी हैं। जैसे इन्होंने कन्हैया कुमार को बिहार का जो है भावी जो मुख्यमंत्री है किस आधार पे बताया है वो आपने सुना है, क्योंकि वो एक युवा नेता है और देश को एक युवा नेता की ज़रूरत है, शिक्षा के आधार पर भी, क्योंकि जो शिक्षित होगा वही है जो अपने देश का, अपने राज्य का विकास कर सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव। बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप,
और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंटलेट ट्रेन। जटिल से जटिल समस्याओं का तुरंत समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, गृह क्लेश, शादी में अड़चन, विदेश यात्रा में रुकावट, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, नौकरी का ना लगना, कोर्ट कचहरी में रुकावट, घर में बरकत ना होना, पढ़ाई में मन ना लगना, बीमारी में दवा न लगना, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का तुरंत समाधान।